एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यों दुनिया भर के तमाम देश जो कि मिराज 2000 को ऑपरेट कर रहे हैं, ये भारत को अपने मिराज 2000 देने के लिए इतने उतावले क्यों हैं। क्या भारत जो है आउटडेटेड जेट्स के लिए एक डंपिंग ग्राउंड बनता जा रहा है, क्योंकि जितने भी पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट है इन सब से भारत का नाम जोड़कर देखा जा रहा है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और क्यों वो देश जो एडवांस फाइटर को एक्वायर कर रहे हैं वो अपने पुराने फाइटर जेट को भारत को बेचना चाहते हैं। यहाँ विशेषतया हम बात करने वाले हैं मिराज 2000 के केस के बारे में। आप सबको पता है कि ऑलरेडी कई देश ऐसे हैं जो मिराज को ऑपरेट करते हैं, वो अब राफेल में शिफ्ट कर रहे हैं और राफेल में शिफ्ट करने के साथ ही वो अपने पुराने मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट को सर्विस से बाहर कर रहे हैं और उन्हें एक पोटेंशियल बायर की तलाश है। और ऐसे में इंडिया उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर आता है, क्योंकि वो अपने इन आउटडेटेड जेट्स को भारत को बेचना चाहते हैं। अगर हम मिराज 2000 की बात करें तो इसे 1970 के दशक में विकसित किया गया था इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कि ये एयर सुप्योरिटी मिशन को पूरा करेगा। इसके अलावा ग्राउंड स्ट्राइक में भी इसकी भूमिका काफ़ी अहम होगी और अपने समय के हिसाब से ये काफ़ी एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट था जो कि मॉडर्न वॉरफेयर को ध्यान में रख करके बनाया गया था। और उस समय ये तमाम पायलट का फेवरेट था और जो मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट हैं वो इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट मानते थे। उसके पीछे की वजह थी इसकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस और इसकी ईज ऑफ मेंटेनेंस, यानी इसको मेंटेन करना काफ़ी आसान था और अलग अलग जो कॉम्बैट सिनेरियो हैं उनमें इसकी जो अडॉप्टेबिलिटी थी वो भी एक्सेप्शनल थी। और यही कारण है कि उस समय तमाम जो दुनिया भर की वायुसेना थी वो इस फाइटर एयरक्राफ्ट की तारीफ करती थी और उन्होंने उनको खरीदा भी। इस एयरक्राफ्ट की चाहे डिज़ाइन हो, चाहे इसका स्ट्राइक पैकेज हो या चाहे इसका इंजन हो, सारी चीज़ें बेहतरीन थी। इसमें आपको डेल्टा विंग डिज़ाइन देखने को मिलती है, जिसको पावर करने के लिए एक पावरफुल निग्मा M53 इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसकी इम्प्रेसिव स्पीड और मनूवरेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको बताते चलें कि ये अपने ओपोनेंट को डॉग फाइट्स में काफ़ी आसानी के साथ हरा सकता था, तो वहीं स्ट्राइक मिशन में भी इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती थी। और आप सब कैसे भूल सकते हैं कि खुद एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए भी कई बार गेम चेंजर साबित हुआ। फिर चाहे वो कारगिल युद्ध हो या उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक हो, इन सब में इस एयरक्राफ्ट की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी थी। और एक समय 2000 के दशक में ऐसा भी आया था जब फ्रांस ने भारत को ये बड़े नंबर्स में ऑफर किए थे और इसकी लोकल प्रोडक्शन लाइन को लेकर के भी वो तैयार थे। और उस समय फ्रांस ने ना सिर्फ इसके लोकल प्रोडक्शन का ऑफर दिया था, बल्कि जब राफेल अंडर डेवलपमेंट था तो भारत को इस चीज़ का भी आमंत्रण उस समय दिया जा रहा था कि मिराज के बाद राफेल प्रोग्राम में भी भारत को एक्सेस मिल सकता है। लेकिन किन्हीं कारणोंवश जो इनकी प्राइसिंग थी उसको ध्यान में रख करके भारत ने रशियन फाइटर्स को सेलेक्ट किया और ये जो प्रस्ताव था फिर ये कभी अपने अंतिम रूप को प्राप्त नहीं कर सका। लेकिन अब अगर हम मौजूदा समय में आ जाएं तो इस समय ये जो 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है अभी भी कैपेबल है और कई वायुसेना में ये कार्यरत भी हैं और माना जा रहा है कि अभी तकरीबन एक दशक तक ये सर्विस में बने रहेंगे। हालांकि अब वो देश जो इनको ऑपरेट कर रहे हैं वो राफेल जैसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, जिसके बाद वो इन पुराने एयरक्राफ्ट की फ्लीट को मेंटेन करना नहीं चाहते या रखना नहीं चाहते और इसीलिए वो इनको रिटायर करना चाहते हैं। इसमें हाल ही में नाम सामने आया था ग्रीस का, जहां पर इसने अपने पुराने मिराज 2000-5 एयरक्राफ्ट को भारत को ऑफर किया था। और न सिर्फ यहाँ पर एयरक्राफ्ट ऑफर किए गए थे बल्कि भारत को स्पेयर इंजन और स्पेयर पार्ट्स की भी जो पेशकश है वो करी गई थी, क्योंकि ग्रीस अब राफेल फाइटर्स को बड़ी संख्या में खरीद रहा है और इसीलिए अब अपने ओल्डर मिराज 2000-5 एयरक्राफ्ट को वो रिटायर करना चाहता है, ताकि एक एक्स्ट्रा बर्डन उनके ऊपर ना पड़े और वो एक फिक्स जो एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उसको ऑपरेशनल रख सके, मेंटेन रख सके और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा करने में सक्षम भी है। अब ग्रीस की बात चल ही रही थी कि कतर भी इस लिस्ट में आ जाता है, क्योंकि कतर भी अपने अब जो राफेल फाइटर्स है इनको लेकर गंभीर है और वो अपने 12 की संख्या में मिराज 2000-5 जो एयरक्राफ्ट है इनको रिटायर करना चाहता है। और इनमें अभी 30% जो सर्विस लाइफ है ये बची हुई है, क्योंकि इससे पहले कतर इंडोनेशिया के साथ बातचीत कर रहा था और ये माना जा रहा था कि इंडोनेशिया इस डील को फाइनलाइज कर लेगा, लेकिन चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं चलती है और इंडोनेशिया इनको खरीदने से मना कर देता है। और अब कतर वापस से भारत के पास आता है और भारत को एज अ पोटेंशियल बायर वो देख रहा है। कतर के अगर हम ऑफर की बात करें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक इसमें ऐसा वेपन सिस्टम है जो भारत को इस डील में मिल सकता है अगर भारत इसको फाइनलाइज करे। दरअसल कतर के जो मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इनको अपाचे मिसाइल से इंटीग्रेट किया गया है। जी हाँ, इसमें
अपाचे मिसाइल सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एक एयर लॉन्च एंटी रनवे क्रूज मिसाइल है, जो कि MBDA के द्वारा विकसित की गई है और यह स्कैल्प ईजी का प्रिकर्सर है, जो कि भारत के राफेल फाइटर्स में इस्तेमाल की जाती है। माना जा रहा है कि ये मिसाइल जो है ये रनवे जो होते हैं एनिमी के, उनको डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। इसके अलावा जो एमुनेशन डिपो हो गए या फिर उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, उसको बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इस डील में इसको इंक्लूड किया गया है या नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि अगर ये डील फाइनलाइज हुई तो अपाचे मिसाइल का जो एक्सेस है भारत के पास होगा। हालांकि कतर की अगर हम बात करें तो कतर अपने 12 मिराज 2000 के अलावा भारत को तकरीबन 14 की संख्या में निकमा M53P2 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन भी ऑफर कर रहा है। इसके अलावा जो स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई है ये भी सुनिश्चित किए जाने की बात उनके द्वारा की जा रही है। अब अगर हम कतर के 12 मिराज 2000 को गौर से देखें तो इसमें आपको 9 सिंगल सीट मिराज 2000-5 EDA मिल देखने को मिलेंगे और 3 की संख्या में मिराज 2000-5 DDA यानी जो ट्विन सीटर वेरिएंट है ये आपको देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि प्राइसिंग को लेकर के यहाँ पर पेच अड़ा हुआ है। प्राइस काफ़ी ओवर यहाँ पर बताए गए हैं, जिनको लेकर भारत इसमें बार्गेनिंग कर रहा है और अगर सब कुछ रहा तो भारत की एक टीम वहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए जाएगी और उसके बाद जो फाइनल डिसीजन है वो लिए जाएंगे। कतर के अलावा एक और देश है जो इन फाइटर्स को रिटायर करने की तैयारी कर रहा है और वो है यूनाइटेड अरब अमीरात। जी हाँ, आपने सही सुना, UAE के द्वारा इस समय तकरीबन 59 मिराज 2000-9 एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी एडवांस फाइटर्स हैं और इन्हें भी वो 2030 तक रिटायर करने का प्लान बना चुका है और इन्हें एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट से रिप्लेस किया जाएगा, जो कि उनके 2030 का जो मॉडर्नाइजेशन एफर्ट है उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। और इसमें इस समय वो साउथ कोरिया के KF-21 बोरामी को ज्वाइन करने के बारे में विचार कर रहे हैं, ताकि जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का एक्सेस है वो यूनाइटेड अरब अमीरात को मिल सके। इसके अलावा 80 की संख्या में राफेल F4 स्टैंडर्ड भी उनके द्वारा ऑपरेट किए जाएंगे, जिनका हाल ही में जो डील है वो फाइनलाइज करी गई है फ्रांस के साथ। तो यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत इन एयरक्राफ्ट के लिए एक डंपिंग ग्राउंड बनता जा रहा है? क्यों भारत इस समय सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट को लेकर परेशान है? तो उसका जवाब ये है कि भारत तकरीबन 2035 तक इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना चाहता है और ऐसे में आप जानते हैं जब किसी भी एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन बंद हो जाता है तो उसके स्पेयर पार्ट्स का निर्माण भी काफ़ी कम हो जाता है या लगभग खत्म हो जाता है। और अगर हम फ्रेंच एयरफोर्स की बात करें तो फ्रेंच एयरफोर्स के बाद भारत ही वो इकलौता देश बचेगा जो 2035 तक इनको ऑपरेट करेगा, क्योंकि फ्रांस में ये एयरक्राफ्ट 2040 तक ऑपरेशनल रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक 6th जन फाइटर एयरक्राफ्ट बनके तैयार नहीं हो जाता। तो इस समय एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि भारत का इन प्रोक्योरमेंट्स के पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि इन एयरक्राफ्ट को यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड के तौर पर आप नहीं देख सकते भारत में, बल्कि भारत इनमें इस तरह जो स्पेयर पार्ट्स की कमी है उनको पूरा करेगा और अपने मिराज 2000 की जो फ्लीट है इसकी जो ऑपरेशनल लाइफ है उसको एक्सटेंड करेगा और उसमें ये जो एयरक्राफ्ट है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।